हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो बिहार बोर्ड 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इसे अवश्य पढ़ कर जाएँ, आपके लिए यह कारगर साबित होगा। और हमें आशा दिलाते हैं कि इस वीडियो से आपका बहुत सारे क्वेश्चन सीधे टैग करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कि 2020 में, 2014 में, 17 में, 19 में ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कई बार पूछा गया है, और यही सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने देने का काम किया है। तो आप इसे देखना ना भूलें, और हो सके तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, आप अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसमें ऑप्शन दिया है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या अजैव संसाधन। तो सबसे पहले जानिए कि संसाधन क्या होता है। प्रकृति में वे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो जाए, वे संसाधन कहलाते हैं। अब बात रह गई कि संसाधन, इसमें जो 4 तरह के इसमें लिखा गया है, लेकिन ऐसे हम मुख्य रूप से 2 संसाधन के बारे में जानिए। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसे हम आसानी से उपलब्ध कर पाएँ, तो वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे में जल, जैसे में वन, मिट्टी, हवा, आपको सोलर, तो ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानिए कि वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा आसानी से हमें उपलब्ध ना हो पाए, तो ये संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, क्योंकि इसको हम एक बार प्रयोग कर लेंगे तो हम दोबारा बनाना चाहेंगे तो यह दोबारा नहीं बन पाएगा आसानी से। इसे हजारों करोड़ों वर्ष तक, लाखों वर्षों तक हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह के उदाहरण आपने समझ गया होगा कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है। अब बात रह गई जैव संसाधन। तो जैव संसाधन वे संसाधन है जिसमें जीव के अवशेष पाए जाते हैं, है ना। जैसे आप जानिएगा कोयला, तो कोयला का क्या है? आप कहिएगा उसमें जैव जीव है, तो उसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाखों करोड़ों वर्षों तक ये सारे जो दबे कुचले वनस्पति दब जाते हैं, वो अति ऑक्सीजन के संपर्क से बाहर हो जाता है और वही जैव का रूप धारण कर लेता है। और अजैव का मतलब होता है जिसमें जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, तो ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए अब हम पिक द पॉइंट चलते हैं। अब समझ गए होंगे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ये हम आशा करते हैं कि अगर ये आपको इसमें से चारों किसी तरह से पूछेगा तो आप इसका जवाब अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल है सौर ऊर्जा निम्नलिखितों में कौन सा संसाधन है? ये 2014, 17 और 19 में रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 24 में भी आ जाए। तो ये जो आपका सवाल है पुनः पूर्ति योग है। कैसे पुनः पूर्ति योग है भाई साहब? तो हमने जितना बार इसको प्रयोग करेंगे फिर से ही हमारे पास आ जाता है। समझ गए ना? चलिए ठीक है। तीसरा सवाल है तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं?
तो इसका जवाब होगा 200 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि समुंदर की तो लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारी मुख भूमि से जो हमारी सीमा का लास्ट होता है वहाँ से 200 किलोमीटर तक किसी भी देश का अपना आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र होता है, यानी उतना दूरी तक उसका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसी को कहा गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। चलिए तीसरा सवाल आइए के बाद चौथा आइए। चौथा सवाल कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन संग्रहण से है, संसाधन के विदोहन से है, संसाधन के नियोजित दोहन से है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जानिए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक डाकू है। कैसे मनुष्य एक डाकू है? डाकू का काम क्या होता है? संसाधनों को लूटना। डाकू किस लिए करता, पॉकेट मारता है, किस लिए बैंक लूटता है? अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए। तो मनुष्य का क्या वर्तमान समय में मनुष्य की जो दशा हो गई है वो इतना जितना संसाधन का लूट रहा है, जितना संसाधन को दोहन कर रहा है, और वो चाहता है कि और हमारे पास हो जाए और मेरे पास हो जाए। तो इस प्रकार से संसाधनों के विदोहन को ही डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध कहा जाता है। आपने चौथा पढ़ लिया, पांचवा पर ध्यान दीजिएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किमी तक संपदा निहित है? इसमें आपको 19.02 किलोमीटर तक आपकी संपदा रहती है। किसकी? समुद्रिक राजनीतिक सीमा रहती है। ठीक है। आगे छठा सवाल, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? जब हमने आपको प्रथम क्वेश्चन में ही एनालिसिस कर दिया हूँ तो इसका जवाब आप जान गए होंगे कि पेट्रोलियम कैसा संसाधन है। तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे सवाल है, सातवां, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में जलोढ़ ऐसी मिट्टी है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। आगे है 8वां, काला मृदा का दूसरा नाम क्या है? काला मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और ये आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, 11, 13, 15, 17, 19 में यह क्वेश्चन हूबहू आया है। आशा करते हैं कि आपके 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं हमारे देश के राजस्थान जो है कैसा राज्य है? मरुस्थलीय राज्य है जहाँ। तो इसका जवाब राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि का मतलब होता है जहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ के किसान क्या करते हैं, क्योंकि पानी वहाँ की भूमि कैसी है? ढलान है। तो क्या ढलान पर पानी टिक पाएगा? नहीं। तो वो क्या करता है? छोटा छोटा मेढ़ बनाता है, छोटा छोटा मेढ़ बनाता है। और इस मेढ़ का मतलब यहाँ से यहाँ तक पानी टिका, यहाँ से यहाँ तक पानी टिका, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इस प्रकार से मेढ़ बना बना के, तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? सोपानी कृषि कहा जाता है, जो आपके उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए आगे है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये अधिक सिंचाई है। अगर हम भूमि को बार बार पानी देते रहेंगे तो इसके वजह से भी उर्वरा शक्ति क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब एक नियमित मात्रा होना चाहिए, मात्रा से ज़्यादा होता है तो वो भी क्या करता है? हानि पहुंचाता है। ठीक है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? तो ये आपको काली मिट्टी है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? अकॉर्डिंग टू आपके एससीईआरटी क्वेश्चन बुक के अनुसार 13 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए आगे है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है?
इसमें बेंजीन दिया है, यूरिया दिया है, एंड्रीन दिया है, फास्फोरस। तो देखिए किसान क्या करता है कि अपनी फसल की रक्षा के लिए बहुत तरह के रसायन यूज कर रहे हैं। इनमें से सभी तरह के रसायन है, इसमें एंड्रीन नामक एक ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग किसान कर रहा है। इससे इससे क्या होता है कि मेढक अपना प्रजनन नहीं कर पाता है, और प्रजनन नहीं करेगा तो यह जो प्राणी है खतरे में आ जाएगा, इसकी आबादी धीरे धीरे क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगा। तो एड्रीन नामक से क्या होता है, मेढक की प्रजनन क्षमता कम होता है। आगे सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका जवाब होगा पंडित नेहरू होगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या कहा था, अपने मंदिर यानी मंदिर के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर हमें पूजा करना है तो हमें बांधों से करिए, बड़े बड़े बांध बनाइए, उससे नहर निकालिए, सिंचाई की व्यवस्था। अगर हम उसको पूजते हैं मंदिर की तरह तो वो हमें क्या देगा, उससे हम बांध लगाएंगे तो नहर निकालेंगे, सिंचाई होगा, वहाँ पर हम बिजली के उत्पादन करेंगे और बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारत के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, और वो हमारे कौन थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। चलिए आगे सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5% है। क्वेश्चन नंबर आगे है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो ये नीला ग्रह कहते हैं। आपने देख लीजिए 14, 16, 17, 19 में पूछा गया ये सवाल है। फिर आगे है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यह 18 और 22 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जवाब आर्सेनिक होगा। आर्सेनिक ऐसा रसायन है जो जल में अधिक मात्रा में हो जाने से यह पानी दूषित हो जाता है, यह पीने लायक पानी नहीं रहता है। अगर इसे अधिक दिन तक पिया जाए तो मनुष्य बीमारी कई तरह के रोगों का शिकार हो जाएगा। चलिए आगे है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। आगे, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16% करती है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आप जानते हैं भाई साहब, सोन नदी घाटी परियोजना है। आगे सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका जवाब 20.60% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन की स्थिति क्या था? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में का आंसर होगा। आगे है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1 है। आगे सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका जवाब है घ होगा। आगे सवाल है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। आगे है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। आगे 29वां सवाल है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये आपके 8 अरब हेक्टेयर पर था। आगे सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, चरक का संबंध भारत से है। आगे सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं टेक्सोल एक रसायन है जो एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और इस पौधे के से निकाल करके टेक्सोल यानी दूध जो से बहता है उसमें कैंसर रोधी तत्व पाया जाता है, और कैंसर के इलाज में ये उपयोगी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है कहता है?
तो वन जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आगे इनमें कौन सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? तो मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, व्हेल है। इनमें से सभी ऐसे प्राणी ये है जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। आगे 38वां सवाल है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट है। कौन है? हेमाटाइट है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? इसका जवाब कर्नाटक है। भारत में लौह कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें कौन सा युक्त खनिज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका जवाब मैग्नीज है। आगे सवाल, इनमें कौन अत्यधिक आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो इसका जवाब